रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026। जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 और आज की डेट है 11 अगस्त 2026। और आज की डेट में जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुए हैं क्योंकि फेसबुक के माध्यम से कुछ छात्रों ने भेजा है और इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी लोग आज की डेट में गए थे एग्ज़ाम देने या जिनका आज की डेट में एग्ज़ाम नहीं था, आने वाले दिनों में उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो मैथ का क्वेश्चन प्राप्त हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति कुल दूरी का 1/3 भाग 30 किमी प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या होगी। यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर साथियों 30 किमी और यहाँ पे शेष जो दूरी दिया गया है वो यहाँ पे 60 किमी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आप समाधान इसका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, एक कुल यहाँ पे चाल से तय करता है तो औसत चाल यहाँ पे ज्ञात कर लेता है। मान लेते हैं कुल दूरी कितना है, तो ये आपका 18 180 यहाँ पर है। कितना है, 180 है। ठीक है, 180 यहाँ पर मान लेते हैं कुल इसका इतना दूरी है। और ये कहा जा रहा है कि कुल दूरी का 1/3 भाग, 1/3 मतलब क्या, 1/3। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे की चाल से तथा शेष दूरी 60 किमी की चाल से तय करता है, तो औसत चाल क्या होगा। तो अब यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, 180 भागे 3 करिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 60 ही आ जाएगा। ये आपका आ गया, ये इतना कुल दूरी। अब शेष दूरी निकालने के लिए आप 60 से भाग दीजिए, तो यहाँ पे 60 भागे 30। ठीक है, 60 भागे आप 30 करेंगे तो ये आपका 2 आएगा, 2 घंटा होगा। तो दूसरी दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, तो 120 भागे 60, 120 भागे 60 मतलब यहाँ पर भी 2 घंटे लग रहा है। मतलब कुल दूरी जो है 180 किलोमीटर है। तो कुल समय कितना लग रहा है, तो इसमें भी यहाँ पे 2 घंटे और इसमें भी आपका 2 घंटे। तो 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 घंटे। तो औसत चाल निकालिए, तो 180 आपका ये आपका आ जाएगा और बटे ये आपका 4, तो कितना आ जाता है, ये आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे 45 जो दिया गया है वो ऑप्शन बी दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। पहले तो भाई उभयनिष्ठ जो स्पर्श रेखा की लंबाई होता है उसका सूत्र आप ध्यान रखिए, उसका सूत्र होता है L बराबर √d² माइनस R माइनस R का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें D का मान कितना दिया गया है, तो D का मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पे केंद्रों के बीच की दूरी यहाँ पे 13 दिया गया है और R का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ पे त्रिज्या का मान यहाँ पे 9 सेंटीमीटर दिया गया है और यहाँ पे स्मॉल r का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो केवल आपको सूत्र पे रखना है। तो जब आप यहाँ पे सूत्र पे रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा L बराबर अंडर रूट, जो कि यहाँ पे सूत्र में था D², तो D का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे R का मान 9 है, 9 रखेंगे माइनस, सूत्र में माइनस रखेंगे और स्मॉल r का मान 4 है और पूरे का होल स्क्वायर है। पहले तो ये आप इसको कर लीजिए, 9 माइनस 4 5 और ये स्क्वायर है तो ये 25 हो जाएगा। तो 13 डायरेक्ट कर देते हैं, 13 का यहाँ पे स्क्वायर है तो 100 यहाँ पे 69 हो जाएगा। तो 169 और 5 का वो 25 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 25। ये आपका अभी अंडर रूट में रहेगा। क्लियर है। अब इसको यहाँ पे माइनस कीजिए, तो 169 माइनस 25 तो 144 आ जाएगा।
144 किसका होता है? तो ये आपका 12 का होता है। किसका? 12 का। और 12 सेंटीमीटर जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन में देखिए बी ऑप्शन दिया गया है। तो जितने भी लोग यहाँ पे बी ऑप्शन बारे होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था, यदि संख्या 298462 ए और 2 है तो 18 से विभाजित है, तो ए का न्यूनतम मान क्या होगा? इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए, 2 और 9 दोनों से विभाजित होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 2 और 9 दोनों से विभाजित होना चाहिए। अब इसमें आपको करना क्या है, अंतिम अंक कितना दिया गया? 2 दिया गया है, इसलिए संख्या पहले से ही 2 से यहाँ पे विभाजित है। तो 9 की यहाँ पे विभाज्यता से देखते हैं, तो यहाँ पे आप इसको अंकों को लिखेंगे पहले। तो यहाँ पे 2 है, पहले 2 लिखिए, फिर यहाँ पे 9 लिखिए, प्लस 8 लिखिए, प्लस 4 लिखिए, प्लस 6, प्लस 2, प्लस यहाँ पे ए है, तो हम यहाँ पे लास्ट में ए लिखेंगे। यहाँ पे 2 को आप छोड़ दीजिए। अब देखिए, इसको काउंट कीजिए कितना होता है। ये आपका काउंट करेंगे, यहाँ पे 2 को भी आप काउंट कीजिएगा, तो इसको आप काउंट करेंगे तो ये आपका 31 आ जाएगा। तो 31 और प्लस यहाँ पे ए हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, तो 9 का निकटतम जो गुणज है वो 31 या उससे बड़ा है, तो बड़ा है मतलब कि 31 और यहाँ पे 9 ये आपका इससे बड़ा है, तो इसलिए 31 प्लस ए बराबर हम यहाँ पे क्या मानेंगे? 36, क्योंकि यहाँ पे उससे यहाँ पे बड़ा की बात किया जा रहा है। तो ये आपका 18 दूनी 36, ये 18 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे 31 प्लस ए बराबर 36, तो ए बराबर आपका यहाँ पे 5 हो जाए। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया सी ऑप्शन 5, ये हमारा प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही होगा। 9 का निकटतम गुणज जो 31 है या उससे बड़ा है, मतलब 36 है, तो इसलिए यहाँ पे 31 प्लस ए बराबर 36 है, तो ए बराबर 5, तो यहाँ पे आपका 5 जो आ जाता है ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया था, 5 कुर्सियों और 3 मेजों की कुल कीमत 12,500 है, जबकि 3 कुर्सियों और 5 मेजों की कुल कीमत 15,500 है, तो 2 कुर्सियों और 2 मेजों की कीमत कितनी होगी? पहले तो यहाँ पे एक कुर्सी की कीमत आपको निकालना होगा। तो एक कुर्सी को हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सी नाम उसका दे देते हैं, और एक मेज को हम यहाँ पे टी से इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 5 कुर्सियाँ है। 5 कुर्सियाँ का मतलब यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पे सी मान लिए हम कुर्सी को, तो यहाँ पे 5 सी है, और प्लस यहाँ पे 3 मेज, मतलब कि 3T मान लेते हैं। क्लियर है? एक यहाँ पे चेयर और ये आपका टेबल, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका 5C प्लस यहाँ पे 3T, ये आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 कुर्सियाँ और 5 मेज है, तो यहाँ पे 3C और प्लस यहाँ पे 5T लिखिए, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। तो दोनों समीकरणों को आप काउंट कीजिए, दोनों को आप काउंट कीजिए। तो यहाँ पे पहले में कहा जा रहा है कि 12,500 है, मतलब कि 5C प्लस 3T बराबर 12,500, और यहाँ पे आपका कहा जा रहा है इसमें कि 3C प्लस 5T बराबर 15,500, ये आपका इतना बराबर लिख दीजिए। अब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे, तो ये आप इसको जोड़िए, देखिए कितना आता है। तो ये आपका आ जाएगा साथियों, जो कि 5 3 का 8, और ये आपका 5 3 8, मतलब कि 8C प्लस 8T और 12,500 प्लस 15,500, इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 28,000 पूरा आएगा। तो 8C प्लस 8T बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे 28,000। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर, अब इसको आगे करते हैं। तो ये आप इसको 8 को कॉमन कर दीजिए, और ये आपका C प्लस T बराबर 28,000। क्लियर है साथियों? अब देखते हैं, अब यहाँ पे इसको आप इसको कीजिए, तो आपका ये कितना 3500 हो जाएगा। तो ये C प्लस T बराबर आपका 3500 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? अब यहाँ पे 2 यहाँ पे कुर्सियों का और 2 टेबल का चाहिए।
तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे 2c प्लस 2t। तो इसको आप 2 को कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका c प्लस टी हो जाएगा। और अभी हमने c प्लस टी का मान निकाला है, 3500 आया था। तो 2 गुणे आपका यहाँ पर 3500 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 35 दूना मतलब ये 7000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 7000 जो ऑप्शन में दिया गया है वो सी ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसी ट्रिक से लगा सकते हैं, जो कि आपको मालूम होगा तो आप इसे आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया था कि एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 7:3 के अनुपात में है। मिश्रण में से 20 लीटर निकालकर उसके स्थान पर 20 लीटर पानी डाल दिया जाता है। अब दूध और पानी का अनुपात 7:4 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी है। मान लेते हैं प्रारंभिक मिश्रण का मान जो है x लीटर है। कितना है, x लीटर है। तो दूध का मान पूछा जा रहा है, ठीक है, दूध का। तो यहाँ पे दूध और पानी का मिश्रण जो है 7:3 का है। तो उसके अनुपात में 20 लीटर यहाँ पे निकाल कर उसके स्थान पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब दूध और पानी का अनुपात 7 यहाँ पे 4 हो रहा है। तो प्रारंभिक मिश्रण की यहाँ पे मात्रा कितनी होगी। तो दूध का कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका 7x हो जाएगा दूध का, और यहाँ पे आपका 10, तो ये आपका 7x/10 हो जाएगा। क्लियर है। उसके स्थान पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे 20 हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये है साथियों कि जो यहाँ पे दूध और यहाँ पे पानी है ये 7:3 है, मतलब कि 7 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो प्रारंभ में दूध कितना था, तो यहाँ पर हमने मान रखा था कि कुल जो मिश्रण है वो x लीटर है। तो दूध का हिस्सा जो है यहाँ पे 7 है, इसलिए जो यहाँ पे दूध हो जाएगा जी ये आपका 7x/10 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका हो गया। तो प्रारंभ में पानी का मान कितना है, तो पानी का हिस्सा जो है 3 है, इसलिए आपका 3/10 मतलब 3x/ यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20 लीटर पानी यहाँ पे डाल दिया जाता है। अब दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो ये भी 7:3 है। तो 7 + 3 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो इसलिए 20 लीटर में दूध जो होगा ये आपका 20 × 7/10 मतलब कि 14 लीटर हो जाएगा। और पानी का तो 20 × 3/10 तो ये 6 लीटर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब 20 लीटर निकालने के बाद कितना दूध बचा, इसको आप निकालेंगे तो 7x/10 तो ये आपका 14 लीटर दूध निकाल दिया गया। और इसलिए जो बचा जो दूध है उस यहाँ पे 7x/10 माइनस यहाँ पे 14। अब यहाँ पे 7x/10 जो कि 6 लीटर पानी भी निकाल दिया गया। तो इसलिए जो बचा पानी होगा वो यहाँ पे 3x/10 होगा। तो 20 लीटर जो है शुद्ध पानी इसमें डाला गया। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 3x/10 माइनस 6 + 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो 3x/10 प्लस ये आपका यहाँ पे आपका 6 + यहाँ पर 20 है, तो ये माइनस होगा। तो ये आपका हो जाएगा 3x/10 माइनस यहाँ पे 14। ये आपका ये किसका आया, तो ये 20 लीटर शुद्ध पानी डाल दिया गया, उसके बाद ये मान आया। अब आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि अनुपात, ध्यान से देखिए, प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी है और यहाँ पे 7:3 के अनुपात में है। तो यहाँ पे 20 लीटर निकालने के स्थान पर 20 लीटर पानी डाल दिया जाता है। मतलब यहाँ पे साथियों प्रश्न के अनुसार दूध प्लस पानी का अनुपात तो 7:4। तो इसलिए हम इसको अब यहाँ पे लिखेंगे जो कि 7x/10 माइनस 14 और पूरे के बटे 3x/10 यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस 14 और ये पूरे का यहाँ पे 7/4 होगा। तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो आपका 4 7x/10 माइनस 14 और इसमें आपका 3x/10 प्लस 14। तो आप इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 28x यहाँ पे 10 हो जाएगा।
-14, तो और इधर आपका 7 और 3x/10 + 14 हो जाएगा। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपका 28x/10 -56 हो जाएगा। तो 21x/10 + 98। तो x वाले पद को अब यहाँ पे देखेंगे तो 28x, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, 28x/10 -21 x/10 में यहाँ पर आपका बराबर आपका 98 प्लस यहाँ पे 56, तो 7x बराबर 10 बराबर 154 हो जाएगा। हमने दोनों तरफ यहाँ पे 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 7x बराबर 1540 हो जाएगा। तो x बराबर 1540/7 करेंगे तो 1540 जब 7 करेंगे तो ये x बराबर आपका 220 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं 220 कहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन आपका जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा था, मोबाइल पे सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी कोई यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, आसानी क्वेश्चन पूछा गया था। बस आपको यहाँ पे सॉल्व जो करना चाहिए वो आप सही तरीके से करेंगे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया था कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 110, 55 और 125 हैं। उसके चौथे कोण की माप होगी। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, सबको मालूम है। और तीनों कोणों का योग जो होता है वो 290 होता है। जब चार कोणों का पूछा जाए तो 360 और 3 कोणों का पूछा जाए तो ये आपका 290। तो एक चतुर्भुज के 3 कोण है, 3 कोण है मतलब क्या 290 है। मतलब आप यहाँ पे मान लीजिए 110 प्लस 55 प्लस 125 बराबर 290। तो चौथा कोण कितना है, तो चौथा कोण मतलब कि चौथा कोण यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे 360 माइनस आप कर दीजिए 290, तो ये आपका आ जाएगा 70। और 70 जो दिया गया है ऑप्शन बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाए। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, केवल आपको ध्यान लगाना था कि यहाँ पे 3 का कितना होता है और यहाँ पे 4 कोणों का कितना होता है, चतुर्भुज का कितना होता है। चलिए अगला प्रश्न में पूछा गया था, एक ट्रेन 60 किमी प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी चाल 15 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दूरी यहाँ पे कितनी है, 60 किमी प्रति घंटा है और दूरी को 5 घंटे में तय करती है, मतलब कि 60 गुणे 5 बराबर 300 किमी। ठीक है। और नई चाल कहा जा रहा है जो कि 15 किमी प्रति घंटा कर रही है। तो ये आपका 60 गुणे 15, तो ये आपका 75। ठीक है, 75 किमी प्रति घंटा। सॉरी ये प्लस में जाएगा क्योंकि ये जुड़ रही है, क्योंकि नई चाल है तो ये जुड़ रही है। तो ये आपका 60 प्लस होगा, 60 प्लस यहाँ पर मैंने गुणा कर दिया तो ये आपका हो जाएगा 15। तो ये आपका हो जाएगा 75। 60 प्लस 15 बराबर 75। तो नया समय आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका ये 300 है और ये जो आपका 75 आया है, तो 300 भागे आप 75 कीजिए, प्लस भागे आप जब यहाँ पे 75 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 घंटे आएगा। और 4 घंटे जो ऑप्शन में दिया गया है वो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया था किसी संख्या का 25% बराबर 45 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। मान लेते हैं वो जो संख्या है वो x है, तो 25% x बराबर 45 है। तो x ये आपका कितना पूछा जा रहा है, तो कि किसी संख्या का 25% 45 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो यहाँ पर 45 यहाँ पर दे दिया गया है और यहाँ पे आगे पूछा जा रहा है कि 40% यहाँ पे कितना होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको 25% का निकालना है। तो 25 भागे 100 कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाए, सॉरी 1/4
4 आएगा। मैं यहाँ पे 14 लिख रहा हूँ। तो ये आपका 1/4 आ गया, 25% का 1/4। तो इसलिए यहाँ पर x/4 लिखेंगे बराबर 45। ठीक है, तो x बराबर आपका 45 गुने 4, मतलब x बराबर 180 आ जाएगा ये आपका। अब यहाँ पर ये तो आपका मूल संख्या है। अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 40% कितना होगा उस संख्या का, मतलब कि 180 का 40% कितना होगा। तो अब इसको यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे 180 गुने 40 परसेंटेज में, तो यहाँ पे 100 रहेगा बटे में। अब इसमें देखिए ये आपका हो जाएगा, ये कितना 72 हो जाएगा। क्लियर है साथियों। अब यहाँ पे 72 जो ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया है, तो बी ऑप्शन जो होगा ये प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगले प्रश्न को देखिए। आगे प्रश्न में क्या पूछा गया था, एक वस्तु को 800 में खरीद कर, एक वस्तु को 800 में खरीद कर और 920 में बेचा गया, वस्तु पर लाभ प्रतिशत कितना है। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। पहले इसमें देखिए दिया क्या गया है। तो इसमें यहाँ पे दे दिया गया सीपी का मान 800 और यहाँ पे जो दिया गया विक्रय मूल्य का 920, मतलब एसपी का मान यहाँ पे 920 दे दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इसमें साथियों सीपी माइनस एसपी कीजिए, मतलब कि 920 माइनस 800 करेंगे तो ये आपका 120 आ जाएगा। क्लियर है। अब आगे कहा जा रहा है कि खरीद कर 920 में बेचा गया वस्तु पर लाभ प्रतिशत क्या है, मतलब परसेंटेज इसको निकालना पड़ेगा। तो 120 कितना खरीदे, यहाँ पे 800 में खरीद कर, तो यहाँ पे 120 अपान 800 और पूरे का गुने यहाँ पे 100। तो इसको आप करेंगे परसेंटेज में, तो ये आपका आ जाएगा 15%। और 15% यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया था 5000 पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे 3 संबंधे यहाँ पे दिया गया है, जो कि 5000 पर 2 वर्षों के लिए 8% की दर से यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, चलिए आपको बताते हैं। इसमें आपको एक सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि SI बराबर होता है P गुणे R गुणे T अपान 100। ये आपका होता है। P का मान यहाँ पे कितना दिया गया, तो यहाँ पे देखिए 5000 दिया गया। R का मान कितना दिया गया, तो 8% दिया गया। T का मान कितना दिया गया, समय 2 वर्ष दिया गया और बटे 100 है। केवल आपको यहाँ पे रखना है। तो 5000 गुने 8 गुने 2 अपान 100, ये आपका हो गया। अब इसको यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है, 50 गुने 8 गुने 2, तो ये आपका 800 हो जाएगा। कितना, 800। सॉल्व करके देख लीजिएगा। और 800 आपका यहाँ पे दिया गया है सी ऑप्शन, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।